जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम लोग आज देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसमें जो है हम लोग 14 जून फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें साथियों जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। साथ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आगे आने वाली शिफ्टों में आ सकते हैं उनको भी हम लोग साथियों इसमें देखने वाले हैं। तो साथियों, जिस भी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम आगे आने वाली शिफ्टों में लगा हुआ है तो उन सभी के लिए आज की जो क्लास ये बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि साथियों हम इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो साथियों इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो साथियों आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, परम हंस मंडली की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों याद रखिएगा, परम हंस मंडली की स्थापना 1849 में बम्बई, यानी कि जिसे अब मुंबई कहते हैं, महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों ने की थी। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि परमहंस मंडली की स्थापना कब की गई थी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1849 में की गई थी। ठीक है, तो साथियों अगर आप लोगों ने 1849 ऑप्शन लगाया होगा आंसर, तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से साथियों और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी देख लीजिए। जाति के उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी इसको। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मानव धर्म सभा की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 22 जून 1844 को सूरत में हुई थी। ठीक है, तो ये साथियों जो पॉइंट है इसको याद करिएगा, क्योंकि जो आगे आने वाले जो एग्जाम है उसमें साथियों ये क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2001 की जनगणना के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो 10 मिलियन से अधिक जो जनसंख्या वाले जो शहर होते हैं उनको मेगा सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मेगा सिटी। अगला क्वेश्चन था, हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन से अनुच्छेद में निर्देश दिया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ की आधिकारिक भाषा के रूप के लिए जो है रूपरेखा तैयार की गई है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए किस अनुच्छेद में निर्देश दिए गए हैं। साथियों आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 351। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और विकसित करने का निर्देश देता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 351। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष दोस्तों भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने रामनाथ कोविंद ऑप्शन लगाया है तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई उद्योग को दीर्घकालीन और मध्यम अवधि का वित्त प्रदान करने के लिए कब स्थापित किया गया था। आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1948 में। ठीक है, साथियों अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वर्ष में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई थी। तो दोस्तों आंसर लगाइएगा 1 जुलाई 1993 में। ठीक है, तो ये साथियों आगे आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए साथियों इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन थे। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में दिया था ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 जनवरी 2025 को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया था और वे दोस्तों 30 नवंबर 2027 तक इस पद पर रहेंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चौरी चौरा वर्तमान में किस जगह पर है। दोस्तों ऑप्शन में दिया था गोरखपुर, तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है, साथियों अगर दिया होता उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में है, तो साथियों आंसर लगाइएगा गोरखपुर जिले में। ठीक है, चौरी चौरा जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में स्थित है और यह अब एक तहसील यानी उप जिला के रूप में जाना जाता है।
ठीक है। तो दोस्तों अब जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी इसमें देख लेते हैं। तो साथियों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो चौरी चौरा कांड है ये कब हुआ था, तो ये दोस्तों 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि चौरी चौरा कांड के दौरान क्या हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इस घटना का साथियों परिणाम क्या हुआ, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। आगे देखते हैं, चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा किसने लड़ा था। ठीक है, ये साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो चौरी चौरा कांड है इसमें जो अभियुक्तों का जो मुकदमा है किसने लड़ा था, तब साथियों आप लोग आंसर लगाइएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया, तो आंसर हो जाएगा 12 फरवरी 1922 को ये स्थगित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निरूपक तत्व किस कोष को कहते हैं। बताइए साथियों, क्या आप लोगों ने आंसर लगाया है इसमें कि निरूपक तत्व जो है किस कोष को कहते हैं। तो साथियों जो निरूपक तत्व हैं आवर्त सारणी के एस और पी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। वहां पर ऑप्शन दिया था एस और पी ब्लॉक। ठीक है, तो ऑप्शन साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा एस और पी ब्लॉक। जो समूह 1 और 2 एस ब्लॉक और 13 से, ठीक है, 18 तक पी ब्लॉक तक होते हैं। ठीक है साथियों, जो समूह 1 और 2 हैं उसे एस ब्लॉक कहते हैं और जो 13 से 18 तक होते हैं उसे पी ब्लॉक तक कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो किस समूह से किस समूह तक के तत्वों को कहते हैं, तो याद रखिएगा 13 से 18 तक के समूह होते हैं दोस्तों, इसको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा उत्कृष्ट गैसों समूह 18 को छोड़ करके दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं निरूपक तत्व। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एस और पी ब्लॉक के तत्व। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। साथियों याद रखिएगा 97वां संशोधन अधिनियम 2011 में जो हुआ था, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में प्रदान किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 19C में निहित है, जो संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि जो ये संविधान संशोधन है इसमें क्या है, ये अनुच्छेद 19C में ये निहित है और दोस्तों ये जो है संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी भी लेता है। तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सहकारी समितियां हैं इनका गठन किस संशोधन के तहत किया गया था, तो 97वें संशोधन के तहत इसको किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। साथियों याद रखिएगा .pptx जो है MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि उपयोगकर्ता के PC में पावर पॉइंट नहीं है तो स्लाइड को किस रूप में सेव होगा। जो स्लाइड है दोस्तों है ये किस रूप में सेव होगी, ये आपसे पूछा गया था। तो याद रखिएगा PDF, JPG, PNG या MP4। यदि वीडियो है तो जैसे विभिन्न प्रारूपों में सहेजा जा सकता है। तो साथियों बच्चे ने बताया है कि वहाँ पर PDF आंसर दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा PDF। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि झारखंड के सिंह भूमि में 1820 से 22 के दौरान जो है किस जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो साथियों याद रखिएगा झारखंड के सिंह भूमि क्षेत्र में 1820 से 22 के दौरान हो जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया था और यह विद्रोह अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के शोषण के खिलाफ था, जिसमें हो जनजाति ने ब्रिटिश सत्ता और सिंह भूमि के राजा जगन्नाथ सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा नागपुर के सिंह भूमि में किस आदिवासी किसान ने 1857 के विद्रोह में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया था, तो दोस्तों आंसर याद रखिएगा गोनू जनजाति ने। ठीक है, ये याद रखिएगा जो गोनू आदिवासी जो थे इन्होंने दोस्तों 1857 के विद्रोह में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया था। किसने किया था? गोनू ने। ये आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोल विद्रोह है ये कब हुआ था,
तो याद रखिएगा 1831 से 1832 में ये हुआ था। और दोस्तों यह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरुआती आदिवासी विद्रोहों में से एक था। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, ये आपसे पूछा गया था। साथियों आसान प्रश्न था, आप सभी को मालूम होगा। तो साथियों ऑप्शन में दिया था स्वराज द्वीप। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा स्वराज द्वीप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह द्वीप दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो है अंडमान द्वीप समूह में रिची द्वीप समूह का हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का उत्तरी मैदान किस क्षेत्र में आता है। तो साथियों यहाँ पर देख लीजिए कि जो भारत का उत्तरी मैदान है ये हिमालय की तलहटी से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ एक विशाल समतल और उपजाऊ क्षेत्र है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान या सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है। दोस्तों वहां पर ऑप्शन में दिया था गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यदि अगर दोस्तों ऑप्शन में सिंधु गंगा का मैदान भी दिया होता तो ये भी आप लोग आंसर इसको टिक कर सकते थे। ठीक है, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। साथियों यहाँ पर जो और फैक्ट्स हैं उनको याद कर लीजिएगा कि यह मैदान उत्तर में हिमालय की तलहटी और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठारी भाग के बीच स्थित है। इसमें जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ बेल्ट शामिल हैं। ठीक है, ये साथियों आप लोग यह याद रखिएगा, यहाँ पर क्षेत्र होगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है। साथियों याद रखिएगा कि जो राज्य मंत्री परिषद है इनको शपथ राज्य स्तर पर दोस्तों राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य राज्य मंत्रियों के लिए यह कार्य करते हैं। तो कौन दिलाता है दोस्तों, याद रखिएगा राज्यपाल दिलाता है। अगर दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में राष्ट्रपति संघ स्तर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो अगर साथियों केंद्र की बात की जाए या संघ की बात की जाए तो वहां पर साथियों आप लोग राष्ट्रपति आंसर लगाइएगा। लेकिन यहां पर पूछा गया था आपसे कि राज्य के मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है, तो साथियों आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका सर्वाधिक योगदान था। साथियों जो सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था। आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2024 में किस भारतीय को प्रदान किया गया था। साथियों जो भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान माधव गाडगिल को यह प्रदान किया गया था। ठीक है, आंसर होगा माधव गाडगिल। उन्हें यह पुरस्कार दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में पश्चिमी घाटों के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि उनको जो है यह सम्मान किस लिए दिया गया था, तो याद रखिएगा ये दोस्तों श्रेणी में पश्चिमी घाटों के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया था। सम्मान की शुरुआत दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे तो 2005 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा की गई थी। साथियों ये भी पॉइंट आप लोग याद करिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। साथियों जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, विशेष रूप से चांगलांग जिले में ये स्थित है। ठीक है साथियों यहाँ से जो और भी जो फैक्ट बनते हैं उनको भी देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नामदफा है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा 12 मई 1983 को ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको दिया गया था। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तब साथियों याद रखिएगा जिम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। और ये दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर स्थित है, तब याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है।
भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राज्यों में स्थित हैं, इनको दोस्तों देख लीजिए। और साथियों आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग जो है इसको अच्छे से जरूर देख के जाइएगा एक बार। अगर साथियों बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में दोस्तों याद रखिएगा जिम कॉर्बेट, राजा जी, फूलों की घाटी और नंदा देवी। ये साथियों आप लोग ये 4 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के याद रखिएगा। दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा और पन्ना। साथियों अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर साथियों रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव डेजर्ट नेशनल पार्क। साथियों अगर वहीं पर असम की बात की जाए तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग और साथियों डिब्रू सैखोवा। ये साथियों असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग ये याद रखिएगा। दोस्तों आगे देख लेते हैं कुछ और जो स्टेट हैं उनके भी देख लेते हैं। जैसे साथियों जो गुजरात है, तो गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक, मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, अगर साथियों महाराष्ट्र की बात की जाए तो संजय गांधी जो कि बोरीवली में स्थित है, और साथियों टाडोबा, चंदोली, मेलघाट। साथियों अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की तो सुंदरबन, बुक्सा और जल्दापाड़ा। ठीक है, अगर साथियों बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। साथियों कर्नाटक की बात की जाए तो बांदीपुर, नागरहोल, अंसी और साथियों बनेरघट्टा। ठीक है, ये साथियों जो राष्ट्रीय उद्यान हैं इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और साथियों इन्हीं से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजा की हत्या कर उसकी विधवा पत्नी से शादी किया था। साथियों याद रखिएगा जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्होंने अपने बड़े भाई रामगुप्त को हरा करके और उसकी हत्या करके उसकी पत्नी ध्रुव देवी, इसी को दोस्तों ध्रुव स्वामिनी भी कहते हैं, साथियों इनसे क्या किया, विवाह किया था। तो याद रखिएगा पूछा गया है साथियों कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजा की हत्या करके उनकी विधवा पत्नी से शादी की थी। साथियों आंसर हो जाएगा रामगुप्त। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था पाइका नृत्य कहाँ किया जाता है। ठीक है, ये साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन में क्वेश्चन ऑप्शन दिया था झारखंड राज्य में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य। ठीक है, जो पाइका नृत्य है दोस्तों ये झारखंड राज्य में किया जाता है। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें पुरुष दोस्तों सैनिक वेशभूषा में तलवार, भाला और ढाल लेकर युद्ध के रूप में नृत्य करते हैं। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो है किस प्रकार वेशभूषा साथियों पहनकर नृत्य किया जाता है, ये साथियों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसलिए साथियों आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा जो पाइका नृत्य है इसमें जो है पुरुष जो है सैनिक वेशभूषा में साथियों ये नृत्य करते हैं। ठीक है, यह नृत्य दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि किस समुदाय से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों याद रखिएगा मुंडा समुदाय से नृत्य जुड़ा हुआ है और अंग्रेजों के खिलाफ उनके युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन है। दोस्तों याद रखिएगा जो पंकज आडवाणी हैं ये एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 के विजेता हैं। ठीक है, उन्होंने फाइनल में ईरान के आमिर सरकोश को 4-1 से हराया था। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग जो है आंसर लगाया होगा, यहाँ से देख लीजिए। साथियों अगला क्वेश्चन है मद्रास और मुंबई किस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। आंसर हो जाएगा दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इस अधिनियम के तहत दोस्तों बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा मिला और मद्रास तथा बॉम्बे के गवर्नर अब उसके अधीन कार्य करने लगे। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से देख लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या था कि तुगलक राजवंश में कृषि विभाग के लिए कौन सी योजना चलाई थी। साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तुगलक राजवंश से संबंधित है क्वेश्चन। दोस्तों इसमें पूछा गया था जो तुगलक राजवंश है इसमें कृषि विभाग के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। दोस्तों याद रखिएगा तुगलक राजवंश में मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए दीवान ए कोही नामक योजना चलाई गई थी। लेकिन दोस्तों एक बच्चे ने बताया है कि क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए
किस विभाग की स्थापना किया था? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इसने जो है कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीवान ए कोही या दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। तो दोस्तों चाहे तो क्वेश्चन ये दिया हो, चाहे क्वेश्चन दूसरा दिया हो, हमने आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोग यहाँ से उसको देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये भी देखिए, ध्यान रखिएगा कि जो यह विभाग किसानों को सहायता और ऋण प्रदान करने तथा कृषि के विभाग के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, ये भी साथियों जो पॉइंट है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि FRBM अधिनियम 2003 के अनुसार राजकोषीय घाटे की सीमा सकल घरेलू उत्पाद यानी जो GDP है इसके कितने प्रतिशत तक निर्धारित की गई थी? साथियों ये आपसे पूछा गया है, तो साथियों आंसर हो जाएगा 3% तक ये निर्धारित की गई थी। आंसर हो जाएगा 3%। इसका उद्देश्य दोस्तों सरकार के वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने और घाटे को नियंत्रित करना था। ठीक है, इसका जो उद्देश्य क्या था? इसका दोस्तों उद्देश्य था सरकार के जो वित्तीय अनुशासन है और इसको बनाए रखना और जो घाटा है इसको नियंत्रित करना था। ठीक है, ये आप लोग साथियों याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा 3%। दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि ब्रिटिश ने किस वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा दिया था? साथियों याद रखिएगा, जो ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारत में मुख्य रूप से नील, जूट, कपास, चाय, गन्ना, अफीम, तंबाकू, रेशम जैसी वाणिज्यिक नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया था। ठीक है, लेकिन बच्चे ने बताया है दोस्तों कि वहां पर नील ऑप्शन दिया हुआ था। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती। ठीक है, इन फसलों का उद्देश्य ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना और निर्यात से लाभ कमाना था, जिससे पारंपरिक खाद्यान्न फसलों की उपेक्षा हुई थी। ठीक है साथियों, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के 3 अंग कौन कौन से हैं? दोस्तों याद रखिएगा, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसके 3 अंग हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पर कार्य करती है। दोस्तों दूसरा है पंचायत समिति, ये दोस्तों ब्लॉक और क्षेत्र स्तर पर काम करती है। और साथियों तीसरा है जिला परिषद, ये दोस्तों जिला स्तर पर कार्य करता है। तो ये तीनों मिलकर के दोस्तों पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना बनाते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो है एक ऑप्शन अलग दिया हुआ था। साथियों यहाँ पूछा गया था कि कौन राज व्यवस्था के 3 अंग कौन कौन से हैं? साथियों यहाँ से आप लोग आंसर लगा सकते थे। ठीक है, देख लीजिए किसका कौन सा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि NVS-02 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? साथियों याद रखिएगा, जो NVS-02 उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है। साथियों अगर आपसे पूछा आ सकता है जो एग्जाम में कि जो NVS-02 उपग्रह है इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तब साथियों याद रखिएगा GSLV F-15 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। साथियों यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं उनको देख लीजिए। जो NVS-02 उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली NAVLC को सशक्त बनाना है। ठीक है, यह उपग्रह पूरे भारत और आसपास के 1500 किलोमीटर क्षेत्र में सटीक स्थिति, वेग और समय सेवाएं प्रदान करता है। इसका लक्ष्य दोस्तों ये NAVIC प्रणाली की सेवाओं की निरंतरता और सटीकता को बेहतर बनाना है, जिससे सामरिक, नागरिक आपदा प्रबंधन, समुद्री, रेलवे ट्रैकिंग आदि क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की नेविगेशन सेवाएं मिल सकें। ये साथियों आप लोग पॉइंट देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि डॉक्यूमेंट डिलीट होने के बाद कहां पर चला जाता है? साथियों जो डॉक्यूमेंट्स है डिलीट होने के बाद सबसे पहले कंप्यूटर या मोबाइल के रिसाइकिल बिन या ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। वहां से आप उसे आसानी से वापस रिस्टोर कर सकते हैं। साथियों ऑप्शन में दिया था रिसाइकिल बिन, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों रिसाइकिल बिन। दोस्तों अगला क्वेश्चन था जो पुलित्जर अवार्ड है ये 2025 में किसे दिया गया है? साथियों याद रखिएगा, जो पुलित्जर अवार्ड है 2025 के प्रमुख जो विजेता हैं, जिनमें से साथियों जो सार्वजनिक क्षेत्र सेवा में जो दिया गया था ये कविता सुराना, लिजी प्रेसर, कैन संड्रा, जारा मिलो और
स्टेसी क्रेनिट्ज को ये दिया गया था सार्वजनिक सेवा में। ठीक है। अगर साथियों बात की जाए खोजी रिपोर्टिंग में, तो ये जो है रॉयटर्स स्टॉप फेंटानाइल ड्रग्स की तस्करी पर रिपोर्टिंग के लिए दिया गया था। साथियों ऑप्शन में दिया गया था कथा साहित्य। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कथा साहित्य। दोस्तों याद रखिएगा, जो कथा साहित्य में दोस्तों पर्सिवल एवरेस्ट उपन्यास जेम्स को ये दिया गया था। ठीक है साथियों, अगला जो है ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी, इसमें दोस्तों ये जो है डग मिल्स न्यूयॉर्क टाइम्स को ये दिया गया था। और साथियों याद रखिएगा, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुल 4 पुलित्जर पुरस्कार जीते हैं, ये भी साथियों आप लोग याद रखिएगा। तो साथियों बच्चे ने बताया है कि वहां पर जो है कथा साहित्य ऑप्शन में था। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों पूछा गया है जो पुलित्जर अवार्ड है 2025 ये किसे दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, ये पार्सिवल एवरेट को दिया गया है, जो कि कथा साहित्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, एमएस वर्ड में सेव करने का जो ऑप्शन कौन सा नहीं है। साथियों याद रखिएगा, जो एमएस वर्ड में फाइल सेव करने का जो ऑप्शन होता है, आप सेव या सेव एज विकल्प का उपयोग करके अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। दोस्तों अगर वहीं विंडो की बात की जाए, तो विंडोज में क्या होता है, Ctrl+S और मैक में Command+S शॉर्टकट की से भी फाइल को सेव की जा सकती है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से देख लीजिए, वहाँ पर जो है पूछा गया है कि ऑप्शन कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से जो उसमें ऑप्शन सही नहीं हो, तो वो जो है आप लोग राइट आंसर लगा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि CISF के द्वारा 56वां राइजिंग दिवस किस शहर में मनाया गया था। साथियों याद रखिएगा, जो 56वां राइजिंग दिवस है ये CISF के द्वारा मनाया गया था। ये कब मनाया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा 10 मार्च 2025 को ये मनाया गया था। और आपसे पूछा गया था कि कहाँ पर मनाया गया था, तो दोस्तों ये जो है तमिलनाडु के ठक्कोलम शहर में ये मनाया गया था। ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन में दिया था ठक्कोलम शहर, तो इसका आंसर हो जाएगा ठक्कोलम शहर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्जीरिया कब NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बना। साथियों जो अल्जीरिया है ये 19 मई 2025 को आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा 19 मई 2025। साथियों यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है, अगर आपसे पूछा जाता कि ये किस नंबर का सदस्य है, साथियों आंसर हो जाएगा 9वें नंबर का। ठीक है साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए उनको इसमें देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितनी है। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की पश्चिम से पूर्व तक की जो लंबाई है ये 2933 किलोमीटर है। और भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता, तो आप लोग साथियों आंसर लगाते 3214 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन साथियों आपसे पूछा गया था पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। साथियों आप लोगों का आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है। ये साथियों आपसे पूछा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, जो CPU है, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए तो बोलते CPU को कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, CPU को 3 मुख्य घटकों में बांटा गया है। पहला है ALU, दूसरा है CU कंट्रोल यूनिट, और साथियों तीसरा है रजिस्टर। ठीक है साथियों, इसमें जो है इसको विभाजित किया गया है। साथियों ऑप्शन में दिया हुआ था ग्राफिक कार्ड। साथियों इसका जो है आंसर हो जाएगा ग्राफिक कार्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो साथियों जो ग्राफिक कार्ड है ये CPU का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग याद रखिएगा, आपका जो है अगर आप लोगों ने ग्राफिक कार्ड आंसर लगाया होगा तो आपका साथियों राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या था कि 1857 की क्रांति के समय कौन सा जनजातीय विद्रोह नहीं हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के समय कई जनजातीय विद्रोह पहले ही हो चुके थे, जैसे भील, संथाल, गोंड और खोंड विद्रोह, लेकिन ये 1857 की क्रांति के साथ नहीं जुड़े थे। दोस्तों जो ऑप्शन था मुंडा विद्रोह।
दोस्तों आप लोग जो है मुंडा विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के समय कौन सा जनजातीय विद्रोह नहीं था। बाकी दोस्तों अगर ऑप्शन में यहाँ से भी दिया होता भील, संथाल, गोंड और खोंड, तो साथियों इनमें भी साथियों यही इसके राइट आंसर हो जाते। लेकिन दोस्तों वहाँ पर मुंडा विद्रोह ऑप्शन में दिया हुआ था, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडा विद्रोह। साथियों अगर बात की जाए मुंडा विद्रोह कब से कब तक हुआ, तो ये 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था ये। और साथियों इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। और यह विद्रोह मुख्य रूप से वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ये हुआ था। ठीक है, तो ये साथियों भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 तक संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों याद रखिएगा 2025 तक संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। अगर साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का विशाल मैदान किन नदियों द्वारा बना हुआ है। साथियों याद रखिएगा जो भारत का विशाल मैदान है यह जो है यह 3 नदी प्रणालियों द्वारा बना हुआ है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर ये बना हुआ है। साथियों ऑप्शन में ये तीनों का पेयर था, साथियों इसका आंसर हो जाएगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि लीबिया लाबो सरदेसाई को किस योगदान के लिए 2025 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों जो लीबिया लोबो सरदेसाई हैं इनको 2025 का पद्मश्री अवार्ड गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने 1955 में पुर्तगाली शासक के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए भूमिगत रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ फ्रीडम की स्थापना की थी, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती मिली थी। ठीक है, तो साथियों इस योगदान के लिए इनको जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच हुआ था। साथियों जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ये गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल द्वारा लड़ा गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं सदी के अंतिम समय में शुरू होकर के 10वीं सदी के अंत तक ये चला, लगभग 200 वर्षों तक। और दोस्तों लगभग 750 ईस्वी से 950 ईस्वी तक ये चला था। दोस्तों अगर बात की जाए त्रिपक्षीय संघर्ष की, तो इसमें दोस्तों अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहार वंश को मिली थी और कन्नौज पर साथियों उनका अधिकार स्थापित हुआ और वे इस संघर्ष के विजेता बने थे। तो ये साथियों जो फैक्ट हैं इनको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया था। साथियों याद रखना जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 है इसका जो आयोजन है ये दिल्ली में, नई दिल्ली में 20 मार्च को से जो है 27 मार्च तक ये हुआ था। साथियों जो प्रतियोगिता है इसमें 3 स्थानों पर आयोजित की गई थी। ये साथियों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर कर्णदेव सिंह शूटिंग रेंज स्टेडियम में की गई थी। लेकिन साथियों यहाँ पर पूछा गया था कि ये किस स्टेडियम में की गई थी। साथियों वहाँ पर ऑप्शन दिया था इंदिरा गांधी स्टेडियम, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी स्टेडियम। ठीक है, लेकिन साथियों याद रखिएगा इसमें जो है ये साथियों तीनों स्थानों पर की गई थी। अगर ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू दिया होता तो साथियों आप लोग जवाहरलाल नेहरू लगाते। अगर ऑप्शन में डॉक्टर कर्णदेव सिंह दिया होता तो साथियों आप लोग कर्णदेव सिंह लगाते। यहाँ साथियों ये भी क्वेश्चन बन सकता था कि किस स्टेडियम में नहीं की गई थी, तो साथियों वहाँ पर ये 3 ऑप्शन दिए होते और एक ऑप्शन अलग होता। तो साथियों जो अलग होता वो साथियों आप लोग आंसर लगाते। ठीक है, इसलिए साथियों आप लोग तीनों ये जो स्टेडियम है इनको याद रखिएगा। दोस्तों और जो फैक्ट है इसको ध्यान रखिएगा। अगर साथियों एथलीटों और प्रशंसकों को प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम का गान खेलेगा 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 मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ये साथियों जो एथलीटों और प्रशंसकों को प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम का ये गान था, ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला जो है शुभंकर का नाम अगर पूछा जाए आपसे, दोस्तों जो शुभंकर का नाम था उज्ज्वला था। ठीक है, जो घरेलू गौरैया से प्रेरित है और दृढ़ता और लचीलेपन का ये प्रतीक है। ठीक है साथियों, तो ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है।
साथियों आगे देखते हैं। इसमें साथियों अगर बात की जाए रैंकिंग की, तो दोस्तों इसमें जो रैंकिंग है, हरियाणा साथियों पहले स्थान पर था। और साथियों इसने जो है 34 स्वर्ण पदक जीते और 39 रजत पदक जीते। और साथियों जो 31 हैं, ये 31 कांस्य पदक जीते। और साथियों जो अगर बात की जाए कुल पदक की, तो दोस्तों कुल पदक की संख्या है 104। ठीक है साथियों, जो है हरियाणा पहले स्थान पर था। तमिलनाडु साथियों 74 कुल पदक के साथ में साथियों दूसरे स्थान पर था। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश दोस्तों ये कुल पदक के साथ में 64 कुल पदक के साथ में साथियों तीसरे स्थान पर था। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान किसका था, तो हरियाणा का था। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईएमएफ के द्वारा भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। साथियों याद रखिएगा, जो आईएमएफ के द्वारा भारत की मुद्रास्फीति है, ये जो है 4.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ये दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने आंसर लगाया होगा 4.2%, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा Ctrl+N। लेकिन दोस्तों जो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं शॉर्टकट की से, तो उनको भी आइए देख लेते हैं। और साथियों आपको जो है यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए साथियों आप लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा। अगर साथियों बात की जाए पैराग्राफ को संपादित करने के लिए, तो इसको जो है Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है। बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन के लिए Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है। फॉन्ट विकल्प के लिए दोस्तों Ctrl+D का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेन्यू विकल्प के लिए Alt+F का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों अगर वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादित करने के लिए Alt+E का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो सार्वभौमिक सहायता यानी किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के लिए F1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और साथियों देख लेते हैं। अगर साथियों बात की जाए सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। चयनित आइटम को काटने के लिए Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है। चयनित आइटम को काटने के लिए दोस्तों Ctrl+Delete का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, अगर बात की जाए चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए, तो Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए Ctrl+Insert का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों चयनित आइटम को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों चयनित प्लस आइटम को पेस्ट करने के लिए Shift+I का प्रयोग किया जाता है। और साथियों उपयोगकर्ता को वर्तमान लाइन की शुरुआत में ले जाता है होम। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और साथियों अगर आपसे बात की जाए डॉक्यूमेंट के आरंभ में जाने के लिए Ctrl+Home का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों कुछ शॉर्टकट जो की हैं ये दी हुई हैं, और ये किससे संबंधित हैं साथियों, ये जो है आप लोग यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से साथियों जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। पूछा गया था दोस्तों कि कार्डमम द्वीप कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, जो कार्डमम द्वीप है ये लक्षद्वीप के कदमात द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, और जो अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में दोस्तों ये स्थित है। यदि आप कार्डमम पहाड़ियाँ की बात कर रहे हैं, तो वे दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट की इलायची पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं, जो मुख्यतः केरल और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है। दोस्तों अगर आपसे पूछा गया था कार्डमम द्वीप के बारे में, तो दोस्तों ये जो है लक्षद्वीप में स्थित है। और साथियों अगर आपसे पूछा गया था कार्डमम पहाड़ियों के बारे में, तो ये दोस्तों केरल और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है। यहाँ साथियों आपका जो क्वेश्चन था आप उसी हिसाब से यहाँ से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विभिन्न रिपोर्टों और बजट विश्लेषणों के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीयों ने आयकर दिया है। तो दोस्तों भारत में केवल लगभग 5 से 6% वयस्क आबादी ने आयकर यानी इनकम टैक्स चुकाया है। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा 5 से 6% वयस्कों ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लैंडिंग बिल 2025 में क्या प्रावधान है। दोस्तों याद रखना, जो लैंडिंग बिल 2025 है यानी बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 के साथियों मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। दोस्तों इसमें जो है यह बिल 169 वर्ष पुराने औपनिवेशिक युग के इंडियन बिल ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856 को प्रतिस्थापित करता है।
पुराने कानून की भाषा को आधुनिक, सरल और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है। प्रावधानों को पुनर्गठित किया गया है और जिससे व्यापार प्रक्रिया और अधिक स्पष्ट और सुलभ हो सके। केंद्र सरकार को कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, इससे जो है भारत के समुद्री कानून वैश्विक मानकों के अनुरूप होंगे और व्यापार करना आसान होगा और मुकदमेबाजी में जो है जोखिम होंगे। मुकदमेबाजी के साथियों ये जो है ये जोखिम कम होंगे। ठीक है, ये साथियों जो है इसके प्रावधान हैं। तो ऑप्शन में जो दिया हो उसी हिसाब से साथियों आप लोग आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग साथियों यहाँ से समझ में आ गया होगा। जो ऑप्शन साथियों एग्जाम में दिया रहा होगा उससे दोस्तों आप लोग इससे देख करके उसमें जो है आप लोग सही आंसर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में गैलियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है। साथियों याद रखिएगा, जो गैलियम नाइट्रेट है प्रयोग मुख्य रूप से ऊर्जा दक्षता और डिकार्बनाइजेशन के लिए उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबिलिटी, रेजिडेंशियल, सोलर, टेलीकम्युनिकेशन और एआई डेटा सेंटर जैसी इंडस्ट्रीज में किया गया है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से देख लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नारकोंडम द्वीप समूह कहाँ स्थित है। दोस्तों जो नारको या नारकोंडम द्वीप समूह है, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह अंडमान सागर में उत्तर और मध्य अंडमान जिले के अंतर्गत आता है और एक निष्क्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, ये भी साथियों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहला हिरण पार्क और मिनी चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा। ये साथियों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। साथियों याद रखिएगा, जो भारत में पहला हिरण पार्क और मिनी चिड़ियाघर नोएडा के सेक्टर 91 स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में बनाया गया है। तो कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों, नोएडा उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि छोटे किसानों ने मुख्य रूप से किसके कारण हरित क्रांति प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से नहीं अपनाया है। साथियों यहाँ पर देख लीजिए, छोटे किसानों ने मुख्य रूप से जो हरित क्रांति प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से इसलिए नहीं अपनाया है क्योंकि जो हरित क्रांति के तकनीकों जैसे उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, कृषि यंत्र को अपनाने के लिए अधिक पूंजी और संसाधनों की आवश्यकता थी जो छोटे किसानों के पास नहीं थे। इन तकनीकों का लाभ मुख्यतः बड़े और संपन्न किसानों को मिला, जबकि छोटे और सीमांत किसान संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से साथियों ये आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। तो अगला इसमें जो फैक्ट दिया है, लागत बढ़ने, सिंचाई की सीमित उपलब्धता और बाजार तक पहुंचने की समस्याओं ने भी छोटे किसानों के लिए हरित क्रांति तकनीकों को अपनाना मुश्किल बना दिया है। सरकारी नीतियों और समर्थक जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी मुख्यतः बड़े किसानों को मिला, छोटे किसानों को अपेक्षित सहायता नहीं मिल पाई है। इसलिए साथियों संसाधनों की कमी, उच्च लागत और नीतिगत असमानता के कारण छोटे किसानों ने हरित क्रांति प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से नहीं अपनाया है। साथियों ऑप्शन में जो दिया हो वो साथियों यहाँ से आप लोग देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा चैनल लक्षद्वीप द्वीप समूह के मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। ये साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों जिसने भी इसका आंसर लगाया होगा 8 डिग्री चैनल, उसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर साथियों आपसे बात की जाए 11 डिग्री चैनल की, तो याद रखना दोस्तों ये जो है आमीन दीवी और कन्नौर को विभाजित करता है। ठीक है, किसको, तो आमीन दीवी और कन्नौर को साथियों ये विभाजित करता है। दोस्तों अगर बात की जाए 10 डिग्री चैनल की, तो ये जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और दोस्तों वहीं पर जो अगर 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो मिनी काय और लक्षद्वीप को ये अलग करता है। तो ये साथियों आप तीनों पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में साथियों इनसे जो है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल, ये साथियों आप लोग तीनों जो है याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित युग्मों में से किनमें गुणित अनुपात का नियम लागू होता है। साथियों याद रखिएगा, जो गुणित अनुपात का नियम है जिसे डाल्टन का नियम भी कहा जाता है, जब दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं
इस नियम के अनुसार एक तत्व के द्रव्यमान का अनुपात जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयुक्त होता है, छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात होता है। ठीक है साथियों, अगर उदाहरण के लिए बात की जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच दो यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। एक ही मात्रा में कार्बन जैसे 12 ग्राम के साथ संयुक्त होने पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम जो है और 32 ग्राम CO2 में होता है। ठीक है, जो 1:1 के अनुपात में होता है। ठीक है साथियों, अगर वहीं पर बात की जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में साथियों ये मिलकर के पानी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो साथियों ये जो एग्जाम्पल दिए हैं इनसे साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में साथियों जो भी दिया रहा हो ऑप्शन, इस हिसाब से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये दोनों मिलकर के कई ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5। ठीक है, ये साथियों आप लोग यहाँ से देख लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। साथियों जो कपास के साक्ष्य हैं ये मोहनजोदड़ो और मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन में साथियों मोहनजोदड़ो था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़े और धागे के अवशेष मिले हैं, जबकि मेहरगढ़ में कपास की खेती के शुरुआती प्रमाण मिले हैं। ये साथियों आप लोग यहाँ से देख लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या था, अमरावती स्तूप को किस काल में बनाया गया था। ये साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों इसका आंसर जिस बच्चे ने लगाया होगा सातवाहन वंश, तो उसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि जो अमरावती स्तूप है इसको किस काल में बनाया गया था, तो सातवाहन वंश के शासन काल में इसको बनाया गया था। इसकी स्थापना दोस्तों तीसरी दूसरी शताब्दी ईसवी पूर्व में हुई थी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, ये जो प्रश्न है इनको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये इनसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तब साथियों याद रखिएगा राजा सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ है, तो प्रतिष्ठान दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। सातवाहन वंश को और किस नाम से जाना जाता है, तो आंध्र वंश या आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे, दोस्तों याद रखना सिमुक, सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञ श्री सातकर्णी। ये साथियों जो सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। ठीक है, अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि सातवाहन वंश की राजकीय भाषा कौन सी है, तो ये प्राकृत और मराठी प्राकृत है। सातवाहन वंश के समय कौन सी प्रमुख कलाएं विकसित हुई थी, दोस्तों याद रखना अमरावती कला, अजंता और एलोरा की गुफाएं। ये साथियों जो कलाएं हैं ये सातवाहन वंश के समय में विकसित हुई थी। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि सातवाहन वंश के समय समाज का जो विशेषता क्या थी, तो दोस्तों सातवाहन वंश के समय में समाज की जो विशेषता थी वो मात्र सत्तात्मक नामकरण प्रथा, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भूमि दान की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो ये दोस्तों सातवाहन राजाओं ने की थी। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि सातवाहन वंश का शासन काल कब था, कब से कब तक था, तो दोस्तों ये जो है लगभग 230 ईसवा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक था ये। ठीक है, ये साथियों आप लोग इतने क्वेश्चन जो है ये सातवाहन वंश से आ सकते हैं। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। दोस्तों याद रखिएगा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 19 विषय हैं, 29 विषय हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में दोस्तों अनुच्छेद 243 जी शामिल है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 जी पंचायतों के अधिकार और दायित्व को बताता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है इसको 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये साथियों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा गया था इसमें कितने विषय शामिल हैं, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 29 विषय इसमें शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किस अधिनियम में मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान
इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था। ये साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन था कि किस अधिनियम में मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था। दोस्तों ये आंसर हो जाएगा 1872 में ब्रिटिश राज के दौरान इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में मूल रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, ये साथियों आप लोग यहाँ पर आंसर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा आंसर हो जाएगा कथक। दोस्तों और भी जो इससे पॉइंट बनते हैं इनको आप लोग देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ठुमरी किस भाषा में गाई जाती है, तो ये दोस्तों ब्रज भाषा और अवधी भाषा में ये गाई जाती है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो ठुमरी के प्रमुख घराने कौन से हैं, तो बनारस और लखनऊ और पटियाला घराना है। ठुमरी के प्रमुख कलाकार कौन से हैं दोस्तों, तो ये जो है बेगम अख्तर, गिरिजा देवी और शंभू महाराज। ये साथियों कथक से संबंधित हैं। दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस हैं इनसे जो है एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगला साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों याद रखिएगा जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। ठीक है साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, दोस्तों याद रखिएगा दक्षिण भारत की जो गंगा है वो कावेरी नदी को कहते हैं। ठीक है, ये साथियों आप लोग याद रखिएगा दक्षिण भारत की जो गंगा है वो कावेरी नदी को कहते हैं। साथियों जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लगभग जो है 910 मील। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश के PSA कॉपर प्रतियोगिता का पुरुष खिताब किसने जीता है। दोस्तों याद रखिएगा मिस्र के करीम एल टर्की ने साथियों ये जीता है। उन्होंने फाइनल में भारतीय अभय सिंह को हराया है। ठीक है साथियों, अगर बात की जाए महिला की तो भारत की जो अनाहत सिंह है इन्होंने साथियों जीता है और उन्होंने साथियों फाइनल में हांगकांग की हेलेन टैंग को हराया है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारत में पहला प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन PSA कॉपर प्रतियोगिता कहां आयोजित किया गया था, तो दोस्तों आंसर याद रखिएगा मुंबई में आयोजित किया गया था ये इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्क्वैश को पहली बार किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया जाएगा, दोस्तों ये जो है 2028 लॉस एंजिल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इसको शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो है आप लोग ये क्वेश्चंस हैं इनको भी आप लोग याद करते चलिए क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से कितनी बार पुनर्विचार के लिए सलाह ले सकता है। तो दोस्तों याद रखना एक बार। ठीक है, आंसर हो जाएगा एक बार। दोस्तों जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। दोस्तों अगर जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें 1978 में यह साथियों प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। यदि मंत्रिमंडल पुनर्विचार के बाद वही सलाह फिर से भेजती है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना होता है, यानी वह बाध्य है। ठीक है, तो ये साथियों आपको याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आवर्त सारणी से कौन सा कथन सही नहीं है। ये साथियों पूछा गया था, आवर्त सारणी से संबंधित था। उसमें साथियों जो आप जो कथन दिए थे, अधातु दोनों कोनों पर होते हैं, उपधातु पूरे आवर्त सारणी में रैंडम बिखरे होते हैं, और साथियों तीसरा था बाईं ओर धातु को रखी गई है। ये साथियों तीन कथन दिए थे, इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है। दोस्तों ये तीनों कथनों में से जो उपधातु पूरे आवर्त सारणी में रैंडम बिखरे होते हैं यह कथन सही नहीं है। ये साथियों आप लोग याद रखिएगा, इसका जो ये कथन है ये सही नहीं है, जो रैंडम बिखरे होते हैं ये सही नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु मुख्यतः एक तिरछी रेखा के आसपास केंद्रित होते हैं, ये सही है, जो बोरान से पोलोनियम तक जाती है, ना कि पूरे आवर्त सारणी में रैंडम बिखरे होते हैं। बाकी साथियों जो दोनों कथन है ये अधातु दोनों कोनों पर होते हैं और बाईं ओर धातु रखी गई है, ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, ये साथियों आप लोग यहाँ से इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो
तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और साथियों, ऐसे ही जो क्लासेस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।